बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। जैसा कि हम HEC यूसेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम वर्बल रीजनिंग के पोर्शन को कवर कर चुके हैं, एसे राइटिंग के पोर्शन को भी कवर कर चुके हैं और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन भी कवर कर चुके हैं और अब हमारा सिर्फ एक लास्ट पोर्शन रहता है जो है साइंस सब्जेक्ट्स का। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने अपने साइंस सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से बोर्ड को फॉलो करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़नी, किस हद तक तैयारी करनी है और कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली इस वक्त आप लोगों को ये जो बुक नजर आ रही है यूसेट एन की बुक और ये डॉगर्स ब्रदर्स की बुक है जो कि मैंने ऑर्डर की थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। तो ये बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस बुक को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूसेट के नाम पर मिलने वाली बुक्स परचेज कर लेते हैं और उनको लगता है कि काफी हेल्पफुल मटेरियल होगा। तो आप अगर इस बुक को देखें, इसमें कोई भी ऐसी खास चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली प्रिपरेशन के हवाले से। तो आपने ये बुक परचेज करके अपने पैसे बिल्कुल भी जाया नहीं करने। ये बुक आप बिल्कुल भी मत फॉलो कीजिएगा, ना तो ये बुक लेने का फायदा है ना यहाँ से प्रैक्टिस होती है। सो मैं आप लोगों को ये बुक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, इस वक्त मेरे पास डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स अवेलेबल है जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बोर्ड को फॉलो करें। लेकिन अगर आपको कहीं पर हेल्प पड़ती है किसी और बोर्ड को फॉलो करने की तब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फेडरल बोर्ड की बुक्स शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास फेडरल बोर्ड की बुक्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। ये भी मैं खोलकर आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह की बुक्स होती हैं। जो स्टूडेंट फेडरल बोर्ड से होंगे या जिन लोगों ने MD कैट की प्रिपरेशन के दौरान फेडरल बोर्ड को फॉलो किया होगा उन लोगों को ये बुक उन लोगों को इस बुक के बारे में बिल्कुल मालूम होगा कि इस बुक में कितना डीप कॉन्सेप्ट होता है। सो बेसिकली ये हमारी फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक है। देन हमारे पास है फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी सेकेंड ईयर क्लास की। सो आप ये सेकेंड ईयर क्लास की बुक भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक्स भी शेयर कर देती हूँ। ये फेडरल बोर्ड की मेरे पास केमिस्ट्री की बुक अवेलेबल है फर्स्ट ईयर क्लास की। हमारे पास फेडरल बोर्ड की सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री की बुक अवेलेबल है। अच्छा, ये बुक्स मैंने काफी टाइम पहले परचेज की थी, तो हो सकता है कि इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आई हो या इनकी एडिशन चेंज हुई हो। ये बुक्स मेरे पास ऑलमोस्ट 2019 की है, उसके बाद हो सकता है चेंज हुई हो, बट क्या होता है कि जस्ट उन बुक्स को बाहर से चेंज किया जाता है, उनका कंटेंट चेंज नहीं होता। सो ये मेरे पास फेडरल बोर्ड की बुक्स अवेलेबल थी। अब मैं आप लोगों के साथ पंजाब बोर्ड की बुक्स भी शेयर कर देती हूँ और सिंध बोर्ड की भी। तो ये मेरे पास पंजाब बोर्ड की फिजिक्स की बुक अवेलेबल है। इसके बाद मेरे पास पंजाब बोर्ड की फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी अवेलेबल है। देन मेरे पास पंजाब बोर्ड की ये फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री की बुक भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास पंजाब बोर्ड की सेकेंड ईयर क्लास की बायोलॉजी की बुक है। ये पंजाब बोर्ड की सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स अवेलेबल है मेरे पास। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास ये बुक्स काफी पुरानी है, तकरीबन 2017, 2018 और 2019 ऑलमोस्ट मेरी ये तमाम बुक्स जो है उन्हीं एडिशंस की हैं। अब मेरे पास है ये पंजाब बोर्ड की सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री की बुक। आप इस बुक को भी देख सकते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उनका ताल्लुक डिफरेंट बोर्ड्स से होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये तमाम बुक्स शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये मेरे पास फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स की बुक अवेलेबल है KPK बोर्ड की। इसके अलावा मेरे पास KPK बोर्ड की और कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ सिंध बोर्ड की बुक्स शेयर कर देती हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक तो सिंध से है और मैंने सिंध बोर्ड को ही स्टडी किया है, लेकिन मैंने अपनी किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इवन MD कैट या फिर जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे किसी के लिए भी मैंने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो नहीं किया था। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि सिंध की बुक्स में कंटेंट अवेलेबल नहीं है या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है। जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तब सिंध की जो बुक्स हैं वो चेंज थी, ओल्ड एडिशन में थी और वो इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स थी और मुझे पढ़ते हुए बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, एकदम बोरिंग सी बुक्स लगती थी। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास सिंध बोर्ड की बुक्स अवेलेबल है ऑलमोस्ट 2019 और 2020 की। तो आप देख सकते हैं कि ये बुक्स जो है वो बहुत ही डार्क है, इस वजह से
और कहीं से भी मुझे ये बुक्स पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। इवन अगर मुझे आधा घंटा पढ़ना होता था तो मैं 5 मिनट पढ़कर बेजार हो जाती थी। एक केमिस्ट्री की बुक है फर्स्ट ईयर क्लास की, लेकिन ये बुक्स 2020 से पहले की हैं। 2020 के बाद सिंध बोर्ड ने अपनी न्यू बुक्स पब्लिश की थी और उन्होंने अपनी एडिशन चेंज की थी। तो अब जो सिंध बोर्ड की बुक्स हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग और कलरफुल हैं। तो अगर आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं तो आप अपनी बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सिंध की बुक्स को इसलिए फॉलो नहीं कर रही क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बुक्स इस तरह की हैं और इतनी बोरिंग सी बुक्स हैं जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती थी। जो न्यू एडिशन की बुक्स हैं वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती वो। सो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड को फॉलो करना है। अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से बोर्ड की बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बोर्ड की बुक्स पढ़ें। फिर चाहे आपका ताल्लुक पंजाब से है, बलूचिस्तान से है, सिंध से है, केपीके से है या एफएससी फेडरल बोर्ड से, आपकी इंटरमीडिएट जिस भी बोर्ड से है आप उसी बोर्ड को फॉलो करें। बेसिकली मैटर क्या करता है, कंटेंट मैटर करता है, चैप्टर्स मैटर करते हैं। एमडीकेट के लिए आप लोगों को ज्यादातर बुक्स रिकमेंड की जाती हैं फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की, ठीक है, क्योंकि एमडीकेट एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, लेकिन यूसेट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कहूंगी कि आप इस बोर्ड को फॉलो ना करें, इसको फॉलो ना करें। आपने जहां से अपना इंटरमीडिएट किया है, जो बुक्स आपके पास अवेलेबल है, आप उसी को फॉलो करें। ये मैटर नहीं करता कि आपका ताल्लुक कौन से बोर्ड से रहा है। तो आइए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह मैं भी डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करती रहूंगी और आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती रहूंगी और प्रिपरेशन करवाती रहूंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर करने हैं। सबसे पहले बायोलॉजी देख लेते हैं और यहाँ पर मैं फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी ले रही हूँ। मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ। सबसे पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये चैप्टर आपने अच्छे से कवर करना है। इस चैप्टर में आपने कोई चीज नहीं छोड़नी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को भी आपने अच्छे से कवर करना है। बट चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर, ये वो चैप्टर है जिससे हर साल एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, आपने इसको भी कवर कर लेना है, लेकिन आपने इसको इतना डीप कवर नहीं करना जितना एमडीकेट के लिए करते हैं। आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स की लिंकेज वगैरह याद नहीं करनी क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। थर्ड है एंजाइम्स। आपने एंजाइम्स वाले चैप्टर को भी प्रिपेयर करना है और एंजाइम्स वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूसेट का कोई ऐसा टेस्ट नहीं रहा जिसमें एंजाइम्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन ना आया हो। सो एंजाइम्स मस्ट है, आपने लाजमी करना है। बायो एनर्जेटिक्स, आपने ये चैप्टर भी कवर करना है। तो बेसिकली ये चारों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इन सबको कवर करना है। लेकिन बायो एनर्जेटिक्स जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, आपने वो सब याद नहीं करना, आपने जस्ट इंपॉर्टेंट सी चीजें ऊपर ऊपर से देख लेनी है। अब वो कौन कौन सी हैं और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब ये बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर कवर करवाऊंगी उसमें समझा दूंगी। पर ये कि आपने इसको डीप स्टडी नहीं करना, पर इसे कवर लाजमी करना है। नेक्स्ट है ए सेलुलर लाइफ। तो आपने ए सेलुलर लाइफ को भी करना है लेकिन ज्यादा डीप नहीं करना। उसके बाद प्रोकैरियोट्स, आपने प्रोकैरियोट्स को भी कवर करना है लेकिन इतना डिटेल्ड कवर नहीं करना, जस्ट ऊपर ऊपर से प्रोकैरियोट्स को कवर करना है। उसके बाद है प्रोटेस्ट्स एंड फंजाई। सो बेसिकली प्रोटेस्ट्स एंड फंजाई थोड़ा बहुत कवर कर ले। समटाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, समटाइम नहीं आ जाते, और इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो फंजाई से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोगों ने फंजाई को अच्छे से कर लेना है और थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट को देख लेना है। लेकिन आपने डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स या किंगडम प्लांटिया के नाम से ये चैप्टर होता है, ये चैप्टर आपने नहीं करना, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स यानी किंगडम एनिमलिया, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये दोनों चैप्टर स्किप कर दिए थे। मैं किंगडम एनिमलिया के नोट्स देखती हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप जस्ट उन नोट्स को ओवरव्यू कर लीजिएगा, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नीचे चैप्टर नंबर 10 है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट। तो आपने ये चैप्टर अच्छे से देख लेना है, इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने करने हैं। लेकिन इन तमाम चैप्टर्स में से भी डाइजेशन और सर्कुलेशन, ये दो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कवर करने हैं। इम्यूनिटी को भी देख लेना है और फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, आपने इस चैप्टर को भी कवर करना है। अच्छा, इसमें भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अदरवाइज आपने इस चैप्टर को करना है। बॉटनी के जितने भी एमसीक्यूज आते हैं ज्यादातर वो इसी चैप्टर में से आ रहे होते हैं, फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट। समटाइम यूसेट के पेपर में 2-2 एमसीक्यूज भी एक चैप्टर से आ जाते हैं
और प्लांट्स के ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस चैप्टर में से ही आते हैं। तो सेकेंड ईयर क्लास के लिए भी मैं फेडरल बोर्ड को ही फॉलो कर रही हूँ। आपके पास जो भी बुक इजीली अवेलेबल है आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप फेडरल बोर्ड को ही फॉलो करें। तो इंटर क्लास से आपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं? रेस्पिरेशन को भी आपने ऊपर ऊपर से कर लेना है, ज्यादा डीपली नहीं करना। ये चीज मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, आपने एमडीकेट की तरफ प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि एमडीकेट के एग्जाम में काफी मुश्किल एमसीक्यूज होते हैं और यूसेट एमडीकेट के कंपेयर में बहुत ही ईजी टेस्ट होता है, तो बहुत ही ईजी से एमसीक्यूज आते हैं। नंबर 15 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में से आपने जस्ट एक्सक्रीशन के टॉपिक को कवर कर लेना है और एक्सक्रीशन के टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपने जस्ट थोड़ा बहुत ऊपर से ओवरव्यू ले लेना है, अदरवाइज इतना खास इसमें से कुछ भी नहीं है और बहुत कम ऐसा होता है कि इस चैप्टर में से एमसीक्यूज आए, शायद ही किसी साल आए हों लेकिन नहीं आते इतने ज्यादा, तो आपने इसको जस्ट ओवरव्यू कर लेना है ऊपर से सपोर्ट एंड मूवमेंट। लेकिन हाँ, इसमें आपने जॉइंट्स वगैरह के नेम्स याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है नर्वस कोऑर्डिनेशन, आपने इसको भी कवर करना है और केमिकल कोऑर्डिनेशन, आपने इन दोनों को अच्छे से कवर करना है। नीचे आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूसेट का कोई ऐसा टेस्ट नहीं रहा जिसमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो, तो आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है और उसमें 99.9% चांस होते हैं कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस का चैप्टर, आपने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को भी करना है, लेकिन इसे ऊपर ऊपर से करना है, इतना ज्यादा नहीं, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थोड़ा बहुत इन चीजों को कवर कर लेना है और मल्टीपल एलील्स और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जितनी भी है, तो आपने उन चीजों को जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से देख लेना है, लेकिन ज्यादा डीप आपने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को भी नहीं करना। क्रोमोसोम एंड डीएनए, आपने इसको ज्यादा कवर नहीं करना, जस्ट आपने डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये चीजें देख लेनी है, अदरवाइज आपको इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्रोमोसोम और डीएनए का स्ट्रक्चर। उसके बाद एवोल्यूशन में आपने जस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज करनी है कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी। इसके अलावा इसमें और कुछ भी खास आपने एवोल्यूशन में भी नहीं करना, जस्ट ये देखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। तो इसके साथ हमने ये देखा कि हमें बायोलॉजी में क्या क्या कवर करना है, तो ये बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स काफी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन यूसेट में आपका फिजिक्स बहुत आसान होने वाला है। अच्छा, बेसिकली जो आप फिजिक्स एमडीकेट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ही मुश्किल होती है। एमडीकेट के लिए आपको काफी डीप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना पड़ता है, फॉर्मूलाज वगैरह अरेंज करना सीखने पड़ते हैं, लेकिन यूसेट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपके यूसेट की फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान होती है। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में से सबसे पहला चैप्टर मियरमेंट्स आपने जस्ट ऊपर से देख लेनी है, बेस क्वांटिटीज देख लेनी है और ऊपर से कुछ डेफिनेशन या स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट हो, बाकी आपने इसमें कुछ भी कवर नहीं करना। नीचे है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, इसमें आपने कोई चीज स्किप नहीं करनी, क्योंकि वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम ये वो चैप्टर है जिससे हर साल एमसीक्यूज आते हैं और यूसेट का कोई ऐसा टेस्ट नहीं गुजरा जिसमें वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन ना आया हो, तो आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। बेसिकली इनमें वेक्टर्स की टाइप्स आपने बहुत अच्छे से करनी है और उसके साथ फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स कवर करने हैं, ठीक है। फोर्स एंड मोशन आपने कवर करना है, वर्क एनर्जी करना है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन देखें तो आपने इससे ऊपर से कर लेना है, आपने इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना, जस्ट ऊपर से देख लेना है। फ्लूइड डायनामिक्स, इससे भी आप ऊपर से ही देख लें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि फ्लूइड डायनामिक्स में से कोई क्वेश्चन आए, लेकिन सम टाइम आ जाता है, तो आपने इसको भी जस्ट ऊपर से करना है, ज्यादा डीप नहीं जाना। मगर हाँ, आप लोगों ने फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं वो आपने लाजमी कवर करने, हर चीज का यूनिट आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि यूनिट्स में से भी क्वेश्चन हर साल लाजमी आते हैं और सम टाइम यूसेट के एक ही पेपर के अंदर दो चीजों के यूनिट्स भी पूछ लिए जाते हैं, सो आपके 2 एमसीक्यूज जो है वो यूनिट्स कवर कर सकते हैं। ऑस्किलेशंस ऊपर से देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं करना, जस्ट ऊपर से रैंडमली। वेव्स वाले चैप्टर में आपने टाइप ऑफ वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूशनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स होती हैं, आपने इनको जस्ट थोड़ा डीपली करना है, बाकी तमाम चीजों को ऊपर से कर लेना है, ज्यादा डीप नहीं जाना। आपने ज्यादा डीप सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में जाना है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, मोशन एंड फोर्स,
ये 2 चैप्टर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं। नीचे है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स आप अगर चाहें तो देख लें ऊपर ऊपर से थोड़ा सा, लेकिन इतना खास नहीं है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने ऊपर ऊपर से जस्ट सिर्फ देख लेना है, ओवरव्यू कर लेना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं किस तरह से। बाकी कोई खास चीज इन दोनों चैप्टर्स में नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को ऊपर ऊपर से देखें, बट फिजिकल ऑप्टिक्स को आप फिर भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये चैप्टर आप लोगों को कवर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट में आता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो ये चैप्टर आपने लाजमी कवर करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस चैप्टर को स्टार कर देती हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूसेट के टेस्ट में हर साल हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से क्वेश्चन लाजमी आता है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं गुजरा जिसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से क्वेश्चन ना आया हो। सो इसके साथ ये फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स हो गई। अब मैं आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स शेयर करती हूँ कि आपने सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स में क्या कवर करना है। तो ये मेरे पास सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स अवेलेबल है और ये भी मैं पंजाब बोर्ड की ले रही हूँ। आपके पास जिस भी बोर्ड की अवेलेबल हो आपने उसी को फॉलो करना है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स आपने कर लेना है ऊपर ऊपर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करना है, कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यह चैप्टर भी आपने अच्छे से करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आ जाता है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट और ऊपर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेने हैं। नीचे है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, तो आपने इस चैप्टर को स्किप कर देना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे जस्ट ऊपर ऊपर से देख लें अगर देखना चाह रहे हैं, अदरवाइज ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नीचे के ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये तीनों चैप्टर भी आपने बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं। लेकिन आपने एमडीकेट की तरह डीप नहीं जाना। और हाँ, फिजिक्स में मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि फिजिक्स में आपके टेस्ट में बहुत कम ऐसा होता है कि कैलकुलेशंस आए, अदरवाइज नहीं आती। और अगर समटाइम कैलकुलेशंस आ जाए तो वो बहुत इजी होती है, यानी इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं होती जो कैलकुलेटर के बगैर ना हो सके, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं आती। बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशंस आती हैं जिनकी वैल्यूज भी बहुत इजी दी हुई होती है और आपने जस्ट पुट करके सॉल्व कर देना होता है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आए। अभी जो 10 नवंबर को यूसेट का टेस्ट हुआ था तो उसमें एक ही प्रॉब्लम आई थी जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से थी और वो बहुत ही ईजी थी। अब मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री शेयर कर देती हूँ और ये भी मैं पंजाब बोर्ड की ले रही हूँ। सो बेसिकली अब यहाँ से आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जस्ट आपने डेफिनेशंस ऊपर ऊपर से देख लेनी है और कुछ भी डीपली नहीं पढ़ना। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इसमें भी आपने जस्ट ऊपर ऊपर से डेफिनेशंस देखनी है। गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और गैसेस वाले चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, जिसमें जितने भी गैस लॉज आते जाते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये चीजें आपने कवर करनी है। उसके अलावा कुछ वैल्यूज होती हैं, एवोगैड्रोस नंबर आ जाता है या कुछ दूसरी वैल्यूज जो कि गैसेस वाले चैप्टर में आ रही हैं, तो आपने वो भी बहुत अच्छे से कवर करनी है। ये जो चैप्टर है गैसेस, बहुत अच्छे से कवर करना है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, तो आपने इसको भी थोड़ा बहुत देख लेना है, ऊपर ऊपर से, ज्यादा डीप नहीं जाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपने देखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से करना है। केमिकल बॉन्डिंग, ये चैप्टर भी आपने काफी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आ जाता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में आपने जस्ट ऊपर ऊपर से डेफिनेशंस देखनी है। थर्मोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट डेफिनेशंस में से ही आते हैं, तो आपने ऊपर ऊपर से डेफिनेशंस देख लेनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम देख लेना है ऊपर ऊपर से, लेकिन ज्यादा डीप नहीं जाना। सॉल्यूशंस, तो इसे भी आपने ऊपर ऊपर से देखना है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, केमिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे हम स्किप कर सकें। आपको यहाँ पर तमाम चैप्टर्स ही पढ़ने पड़ेंगे, पर ऊपर ऊपर से। आपको कोई भी चैप्टर डीपली नहीं पढ़ना होगा, आपने जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ने होंगे। बस जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है वो एक गैसेस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से करने। मैं यहाँ पर इन चैप्टर्स को स्टार भी कर देती हूँ। तो बेसिकली ये 4 चैप्टर आपने लाजमी बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जस्ट ऊपर ऊपर से देखना है। और रिएक्शन काइनेटिक्स, ये चैप्टर भी आपने जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ सेकेंडरी क्लास की केमिस्ट्री शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पीरियडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने पीरियडिक टेबल को अच्छे से करना है। पीरियडिक टेबल में भी आपने जस्ट ग्रुप ट्रेंड्स को याद रखना है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना है।
और ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट से एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और उनका ग्रुप और उनकी क्वालिटीज आपने देखने की वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, डिफरेंट एटम्स को देख लेना है कि वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तकरीबन आपका ज्यादातर ध्यान एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर होना चाहिए। डी ब्लॉक अगर आप अच्छे से नहीं भी करेंगे तो ओके है। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, आप इसे स्किप कर सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अच्छे से कवर करना है आपने, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आई थिंक यूसेट के किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन में आपको 4 गैसेस दी गई थी और पूछा गया था कि इसमें से कौन सी गैस जो है वो फर्स्ट पीरियड के टॉप पर प्लेस की गई है। तो वो हाइड्रोजन थी, उसके अलावा सोडियम में से भी कोई क्वेश्चन आया था जो कि एस ब्लॉक से ही रिलेटेड था कि नीचे दिए गए एटम्स में से कौन सा एटम रॉक साल्ट का हिस्सा है। सो बेसिकली वो सोडियम था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अपने इस ब्लॉक को अच्छे से करना है। उसके बाद ग्रुप 3A एंड 4A और नीचे है ग्रुप 5A एंड 6A। तो ये जो 2 चैप्टर्स है इसको आपने ऊपर से देख लेना है, ज्यादा डीप नहीं जाना। हेलोजेंस को भी अच्छे से करना है और नोबेल गैसेस जस्ट देख लेनी है और आपने ज्यादा डीप नहीं जाना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जस्ट देखने हैं, ओवरव्यू करना है, डीपली ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट सी क्वालिटीज हो वो आपने कर लेनी है। उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो बेसिकली ये चीजें भी हमें मालूम है तो इससे भी आपने ऊपर से करना है। अब आ जाते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसे भी आप लोगों ने देख लेना है। इसमें आपने बेसिकली स्ट्रक्चर्स देखने हैं। ठीक, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम्स और उनका फार्मूला याद कर लेना है। और नोमेनक्लेचर अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नोमेनक्लेचर में से समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं लेकिन इनमें भी आपने ज्यादा डीप नहीं जाना। अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जितने भी चैप्टर हैं इसमें से आपने रिएक्शंस को स्किप कर देना है। आपसे कभी भी रिएक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, आपने जस्ट इन चैप्टर को ऊपर से करना है। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लोगों ने नहीं करने, स्ट्रक्चर्स आपसे नहीं पूछे जाते, आपसे जस्ट सिंपल सी चीजें ही पूछी जाती हैं। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पूछ लिया या फिर आपको कोई फार्मूला दे दिया और कह दिया कि बताएंगे ये किस चीज का फार्मूला है, और समटाइम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेते हैं। बाकी इसमें से आपने रिएक्शंस वगैरह को कवर नहीं करना और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस हैं वो भी बहुत कम ही आते हैं। उसके बाद नीचे है मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स आपका बायोलॉजी में ही कवर हो जाएगा, जब आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तकरीबन आपका वहीं से कवर हो जाएगा। नीचे ये है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये दोनों चैप्टर्स आपने नहीं करने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपने यूसेट की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है और कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे जिसमें मैं कोई एक सब्जेक्ट लूंगी और फिर उसके तमाम चैप्टर्स आपको 1 बाय 1 कवर करवाती जाऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो के अंदर 2 चैप्टर या 2 से 3 चैप्टर्स को कवर कर सकूं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।